दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। आईकेएस का इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि नाट्य शास्त्र की विषय वस्तु विशेषताओं एवं भारतीय कला पर उसके प्रभाव का विस्तृत विवेचन कीजिए। दोस्तों जितना भी आप लोग तैयारी करके जा रहे हैं कम से कम सही तैयारी करके जाइए। ऐसा नहीं कुछ भी आप गलत सलत पढ़ के चल जा रहे हैं, कोई भी सिलेबस कोई भी दे रहा है आप पढ़ के चल जा रहे हैं। कम से कम आप लोग खुद से चेक कीजिए। जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वीव्यू का view.ac.in वहां पर जाइए और आपका जो सिलेबस उसको एक बार चेक कीजिए कि जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं आपको, वो सही बता भी रहे हैं या फिर नहीं बता रहे हैं। आप लोग भले ही 4 क्वेश्चन पढ़ के जाइए लेकिन सही पढ़ के जाइए, गलत मत पढ़िए। ठीक है, गलत मत पढ़िए। आप लोग के लिए हम कंप्लीट तैयारी करा चुके हैं। जो आपका आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम है सेमेस्टर 1 का कंप्लीट तैयारी हम पहले से करा चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे कि नाट्य शास्त्र की विषय वस्तु बताना है आपको, इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है, साथ में भारतीय कला पर इसका क्या प्रभाव है इसके बारे में आपको विवेचना करना है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को। एक छोटा सा भूमिका लेखा उसको समझते हैं। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। आने वाला जो मेरा वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर सके तो आप लोग बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। समझते हैं हम लोग इसकी भूमिका को। कहा जा रहा है कि भारतीय कला और साहित्य की परंपरा में नाट्य शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसे भारतीय रंगमंच, नृत्य और संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। जो नाट्य शास्त्र है इसको भारतीय रंगमंच का, नृत्य का और संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। इसके रचयिता भरत मुनि माने जाते हैं। और ये जो नाट्य शास्त्र है इसके रचयिता किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को माना जाता है। एक नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो आप लोग नाम याद रखेंगे भरत मुनि। यह ग्रंथ केवल नाटक तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें अभिनय, संगीत, नृत्य, मंच सज्जा और भाव अभिव्यक्ति जैसे अनेक पहलुओं पर विस्तृत वर्णन मिलता है। अनेक पहलुओं का क्या है? तो विस्तृत वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है जो भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है। एक हमने छोटा सा भूमिका को देख लिया। आगे हम लोग दोस्तों नाट्य शास्त्र के विषय वस्तु को देखेंगे कि नाट्य शास्त्र का विषय वस्तु क्या है। पहला है नाटक और रंगमंच का स्वरूप। ठीक है, इसके विषय वस्तु को हम लोग देख रहे हैं कि इसका विषय वस्तु क्या है। तो नाटक और रंगमंच का यहाँ पर स्वरूप देखने को मिलता है कि नाट्य शास्त्र में नाटक की रचना, उसके प्रकार, कथानक, कथानक मतलब समझते हैं जो कथा का पूरा सार है, जिसके बारे में पूरी कहानी, वो पात्रों की भूमिका और मंचन की विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है। जो नाट्य शास्त्र है, ठीक है, उसमें क्या है? तो नाटक की रचना की गई है। ठीक है, पहले तो नाटक की रचना की गई, उसके प्रकार के बारे में बताया गया, कथानक के बारे में बताया गया, साथ में पात्रों की भूमिका बताई गई, कौन से पात्र क्या काम करेंगे, मंचन की विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को शिक्षा देने और नैतिक मूल्यों को प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी है। तो नाटक और रंगमंच का यह स्वरूप दिखाता है। नाटक और रंगमंच का यह स्वरूप दिखाता है। अगर इसका विषय वस्तु है वह रस सिद्धांत, रस सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रस। नाट्य शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग रस सिद्धांत है। जो नाट्य शास्त्र है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो रस सिद्धांत। इसके अनुसार नाटक का उद्देश्य दर्शकों में भावनाओं को उत्पन्न करना है। मतलब जो दर्शक है, चाहे वो सुनने हो चाहे देखने वाले हो, पढ़ने वाले हो, उनमें क्या है? तो रस उत्पन्न करना, मतलब भावनाएं उत्पन्न करना। इसमें 9 रसों जैसे कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांति का वर्णन किया गया है। क्या है? तो इसमें जो 9 रस हैं उसका वर्णन किया गया है। जो आपका नाट्य शास्त्र है इसमें क्या है? तो 9 रस का वर्णन किया है, जैसे कि श्रृंगार हो गया, हास्य हो गया, वरुण हो गया, रौद्र हो गया, वीर हो गया, भयानक हो गया, विभत्स हो गया, अद्भुत हो गया और शांति। ये सारी चीजों का वहां पर वर्णन किया गया है रस सिद्धांत में। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है अभिनय की विधियां। अभिनय की विधि के बारे में बताया। जो नाट्य शास्त्र है जो भरत मुनि के द्वारा रचित है, अभिनय की विधि के बारे में बताया गया है। ये सब क्या है? तो इसके विषय वस्तु, नाट्य शास्त्र के विषय वस्तु है। नाट्य शास्त्र में अभिनय के 4 प्रकार बताए गए। हम लोग नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र क्या है, नाट्य शास्त्र में क्या था, नाट्य शास्त्र में क्या दिया गया है, उस विषय वस्तु के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नाट्य शास्त्र में अभिनय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला अंगिक, मतलब शारीरिक अभिनय किया जा सकता है। फिर है वाचिक, मतलब बातचीत करके, डायलॉग करके। ठीक है, फिर है आहार्य, मतलब वेशभूषा करके। और सात्विक, मतलब भावनात्मक। इसके माध्यम से कलाकार अपने भावों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है।
तो ये 4 माध्यम बताए गए हैं, ठीक है। नाट्य शास्त्र में ये 4 माध्यम बताए गए हैं। पहला तो आपका हो गया शारीरिक, मतलब अंगिक हो गया। फिर है वाचिक, मतलब बातचीत करके, ठीक है, संवाद करके। तीसरा हो गया आहार, मतलब वेशभूषा बना करके। और चौथा हो गया आपका सात्विक, मतलब भावनात्मक। और इसी के माध्यम से कलाकार अपने भावों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। अगला जो इसका विषय वस्तु है नाट्य शास्त्र का, वो है नृत्य और संगीत का समन्वय। यहाँ पर नृत्य और संगीत का समन्वय देखने को मिलता है, मतलब नाचना और गाना दोनों है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गा रहा है या फिर नाच रहा। तो इस ग्रंथ में नृत्य और संगीत को नाटक का अभिन्न अंग माना गया है। इस ग्रंथ में जो नाट्य शास्त्र है, इसमें नृत्य और संगीत को नाटक का अभिन्न अंग माना गया है। इसमें ताल, लय, राग और विभिन्न नृत्य मुद्राओं का विस्तार वर्णन किया गया है, ठीक है। क्या क्या है, तो विस्तार से वर्णन किया गया है जो नाट्य शास्त्र है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, तो ताल का, लय का, राग का और विभिन्न नृत्य मुद्राओं का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। ये सब हम लोग विषय वस्तु देख रहे हैं नाट्य शास्त्र का। तो नृत्य और संगीत का समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है। अगले यहाँ पर हम लोग इसका विषय वस्तु देखेंगे, वो है मंच सज्जा और तकनीक। मंच सज्जा और तकनीक। नाट्य शास्त्र में मंच की बनावट, प्रकाश व्यवस्था, वेशभूषा और सजावट के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिससे प्रस्तुति अधिक प्रभावशाली बनती है। तो जो नाट्य शास्त्र लिखा गया है, ठीक है, जो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें मंच को सजाने का तरीका और तकनीक भी बताया गया है। ये सब हम लोग इसके विषय वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। सब क्या है, तो सारे विषय वस्तु है नाट्य शास्त्र के। तो नाट्य शास्त्र में क्या कहा गया, नाट्य शास्त्र में क्या बताया गया, इसके बारे में हमने समझा। आगे हम लोग देखते हैं कि नाट्य शास्त्र की विशेषताएं क्या है। जो नाट्य शास्त्र है, एक ग्रंथ है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला जो इसका विशेषता है वो समग्र कला का ग्रंथ। ये समग्र कला का ग्रंथ है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे कलाओं का क्या है, तो समन्वय किया गया है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचम वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नाटक, संगीत, नृत्य, अभिनय और कला के सभी रूपों का समावेश है। यह एक समग्र कला ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र में सभी चीजों का क्या है, तो समावेश है, इसलिए इसको समग्र कला का ग्रंथ कहा जाता है। इसको कहीं पर क्या है, तो पंचम वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नाटक का, संगीत का, नृत्य का, अभिनय का, कला का सभी रूपों का समावेश देखने को मिलता है। दूसरा जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखेंगे वो है वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण। वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण। इस ग्रंथ में कला के विभिन्न पक्षों को मजबूत, बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ये जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इसमें कला के विभिन्न पक्षों को, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने पढ़ा सिर्फ 5, तो संगीत के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, नाटक के अंदर बहुत सारा चीज आता है, नृत्य के अंदर बहुत सारा नृत्य आता है, अभिनय के अंदर बहुत सारे आते हैं, कला के अंदर बहुत सारा कला आता है, ठीक है। तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण। इस ग्रंथ में कला के विभिन्न पक्षों को बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया गया। जो कला का विभिन्न पक्ष है उसको बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया गया नाट्य शास्त्र में, जिससे कलाकारों को स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है। जो नाट्य शास्त्र लिखा गया है, तो मंच को कैसे सजाना है, नाटक किस तरह से करना चाहिए, कौन सा पात्र किस तरह से बोलता है, कब नाचना है, किस तरह से नाचना है, पूरे सारी चीजों के बारे में बताया गया है। तो वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण यहाँ पर देखने को मिलता है नाट्य शास्त्र का। तीसरा जो पॉइंट है वो है भाव और अभिव्यक्ति पर जोर। भाव और अभिव्यक्ति पर जोर ये देता है। नाट्य शास्त्र में भावों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ये जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, ठीक है, इसमें भावों पर अत्यधिक जोर दिया गया है, एक्सप्रेशंस पर। कलाकार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने भावों को दर्शकों तक कितनी अच्छी तरह पहुंचा पाता है। जो कलाकार है, जो एक्टर या फिर एक्ट्रेस है या फिर जो कलाकार है, वो अपने बातों को, अपनी भावनाओं को, मतलब जब रोना है, जब गाना है, जब हंसना, जब गुस्सा करना, ठीक है, अपने इमोशंस को कैसे दर्शकों तक पहुंचा पाता है, इसी तकनीक को क्या है, तो इसी को बेस्ट माना जाता है। भाव और अभिव्यक्ति पर जोर यहाँ पर दिया जाता है, इसी को यहाँ पर सिखाया जाता है, बताया जाता है। और ये कहा जा रहा है कि नाट्य शास्त्र में भावों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कलाकार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने भावों को दर्शकों तक कितनी अच्छी तरह से पहुंचा पाता है। जितने अच्छे से वो पहुंचा पा रहा है उतना ही बेहतर वो एक्टर कहलाएगा। चौथा जो पॉइंट है वो शिक्षा और मनोरंजन का समन्वय। यहाँ पर शिक्षा और मनोरंजन दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। यह ग्रंथ केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से नैतिक शिक्षा, सामाजिक संदेश और जीवन के मूल्य भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्या तो मनोरंजन के लिए काम आता है, और जब आप मनोरंजन करते भी तब भी बहुत चीज सीखते हैं। नाट्य शास्त्र में आपको नाचना, गाना, डायलॉग करना, ठीक है, कलाकार बनना, मतलब ये सारी चीजें सिखाई जाता है। तो मनोरंजन का यहाँ पर समन्वय देखने को मिलता है, शिक्षा का समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है।
पांचवा जो पॉइंट है वो है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। नाट्य शास्त्र के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और दुनिया भर की रंगमंची कलाओं में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, तो सार्वभौमिकता यहाँ पर देखने को मिलता है, पूरे विश्व में इसका सिद्धांत देखने को मिलता है, प्रासंगिक देखने को मिलता है। वही कहा जा रहा है कि नाट्य शास्त्रीय सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और दुनिया भर की रंगमंची कलाओं में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। जहां भी कला होता है, जहां भी कलाकार कैसे जो भी नाटक है, जो संगीत है, यहाँ पर सारी चीजों में यहाँ पर इसका महत्व देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं भारतीय कला पर नाट्यशास्त्र का प्रभाव। भारतीय कला पर नाट्यशास्त्र का क्या प्रभाव देखने को मिला है? पहला है रंगमंच और नाटक पर प्रभाव। जब नाट्यशास्त्र आया, ठीक है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय कला पर? पहला रंगमंच और नाटक पर प्रभाव देखने को मिला। भारतीय रंगमंच की पूरी परंपरा नाट्यशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है। जो नाट्यशास्त्र है इसी पर आधारित है भारत की पूरी रंगमंच की परंपरा। आज भी नाटक के मंचन में इसके नियमों का पालन किया जाता है। जो नाटक का मंच, वहां पर नाट्यशास्त्रीय जितने भी नियम बनाए गए उसका पालन यहाँ पर किया जाता है। दूसरा जो हम लोग भारत पर इसका प्रभाव देखेंगे वो है शास्त्रीय नृत्य पर प्रभाव। शास्त्रीय नृत्य पर यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के नियमों पर आधारित है। इसमें मुद्राएं, भाव और अभिव्यक्ति उसी के अनुसार विकसित हुई हैं। जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र है उसी पर आधारित, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे वो कथक हो, चाहे वो ओडिशा हो, चाहे, ठीक है, कोई भी अब जो नृत्य देखते हैं वो इसी पर आधारित माना जाता है। इसी के आधार पर क्या तो विकसित हुआ है। तीसरा जो इसका प्रभाव हम लोग देखेंगे वो है संगीत कला पर प्रभाव। संगीत कला पर प्रभाव। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग, ताल और लय की जो परंपरा है वह भी नाट्य शास्त्र से प्रभावित है। जो भारतीय संगीत में आप राग देखते हैं, ताल देखते हैं, लय देखते हैं, वो भी कहां से लिया गया? तो नाट्य शास्त्र से ही प्रभावित है। चौथा जो यहाँ पर हम इसका महत्व देखेंगे, प्रभाव देखेंगे, वो है अभिनय कला का विकास। जो अभिनय कला है उसका विकास भी यहीं से देखने को मिलता है। चाहे वो फिल्म हो, थिएटर और नाटक में जो अभिनय शैली अपनाई जाती है उसकी जड़ें नाट्य शास्त्र में ही मिलती है। आज जो आप मूवी देखते हैं उसका भी जड़ कहां से मिलता है? तो नाट्य शास्त्र देखने को मिलता है। पांचवा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो इसका प्रभाव देखेंगे, वो सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण। सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण। नाट्य शास्त्र ने भारतीय कला और संस्कृति को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो नाट्य शास्त्र है उसने भारतीय कला को, संस्कृति को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से कला की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। और ये जो नाट्य शास्त्र है इसी के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो कला की परंपरा वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हम लोग इसकी प्रभावों को समझ लें कि भारतीय संस्कृति पर या फिर भारतीय कला पर नाट्य शास्त्र का प्रभाव देखने को मिलता है। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेंगे। कहा जा रहा है कि नाट्य शास्त्र भारतीय कला का आधार स्तंभ है। जो भारतीय कला है उसका आधार स्तंभ क्या है? तो नाट्य शास्त्र। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक संपूर्ण कला दर्शन है जिसने नाटक, नृत्य, संगीत और अभिनय को दिशा दी है। आज भी इसके सिद्धांत इतने प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन समय में थे। आज के टाइम में कहा जा रहा है कि जो नाट्य शास्त्र है, क्योंकि अब तो लोग सीख चुके हैं, इसको पढ़ करके लोग सीख चुके हैं, ठीक है, तो अब लोग क्या है तो आधुनिकता में जी रहे हैं, आधुनिकता चीजों को और यहाँ पर जोड़ रहे हैं। लेकिन आज भी ये क्या है तो प्रासंगिक है। इसी से सारे लोगों ने इसको सीखा है। जो नाटक है, जो संगीत है, जो कला है, जो अभिनय, सारी चीजों को यहाँ से सीखा गया। जो मंच है, मंच का सजावट है, नाट्य शास्त्र से सीखा गया है। तो उम्मीद करते दोस्तों क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बना दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।